हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी सिविल स्टाफ में। मेरा नाम है निधि पाठक। हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, ठीक है, वॉलेंट्री या फिर उसकी एज हो जाती है और वो चाहता है कि मैं अब पार्टनरशिप फर्म में काम नहीं कर सकता या कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उस केस में हम पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से चेंजेस करते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसका जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जो भी कंसेप्ट है इस चैप्टर का, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। जो भी बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल बेस ज्यादा आते हैं, यहीं से आपके एमसीक्यूज बन के आएंगे। तो आपने इसको ध्यान से सुनना है और राइट डाउन करना है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मीनिंग देखो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग। तो यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है? व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, हिज एसोसिएशन विद द बिजनेस एंड। तो जब वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाता है पार्टनर, तो उसका जो लेना देना है कुछ भी पार्टनरशिप फर्म से वो नहीं रहता। ठीक है, वो अब किसी भी चीज के लिए जो है वो ना तो लाइबल होगा और ना ही उसको कोई चीज मिलेगी, प्रॉफिट लॉस सरप्लस कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो भी इसके प्रोविजंस हैं, जो भी इसके रूल्स हैं, जब रिटायर्ड होगा एक पार्टनर, तो उससे सारे रिलेटेड प्रोविजन रूल्स आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे हुए हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। एंड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस आफ्टर सेटलिंग द रिटायरिंग पार्टनर ड्यूज। तो देखो, वैसे तो अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर अगर कोई रिटायर हो जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म लीगली जो है वो बंद हो सकती है, ठीक है, या बंद हो जाती है। लेकिन अगर जो उसके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, अगर 5 पार्टनर्स है उसमें से एक रिटायर हो गया, तो बाकी जो 4 पार्टनर्स है अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी रिटायर पार्टनर हो रहा है उसके जितने भी प्रॉफिट बन रहा है, जितनी भी एडजस्टमेंट रिलेटेड है उससे रिलेटेड, वो सारी करने के बाद उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो आपकी पार्टनरशिप डीड होती है स्पेशली, उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा। क्योंकि जहां पहले 5 पार्टनर्स काम कर रहे थे, अब इसमें से एक जो है वो रिटायर हो गया, तो अब 4 पार्टनर्स रह गए, तो इनका सारी चीजें चेंज हो जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम करेंगे। तो मीनिंग क्लियर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की का मीनिंग और इसके प्रोविजंस कहाँ दिए गए हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से मोड्स के थ्रू जो है रिटायरमेंट हो सकती है किसी भी पार्टनर की इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले है बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। तो अगर सारे पार्टनर जो है वो अग्री कर रहे हैं कि ठीक है कि ये पर्सन जो है वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, हम जो है इसको अलाउ करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम इजीली जो है वो रिटायरमेंट या आपके पार्टनर जो है उसको रिटायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अगर आपकी देखो पार्टनरशिप भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की पार्टनरशिप होती है, जनरल पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल। तो अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल वाली पार्टनरशिप है, तो अगर कोई पर्सन रिटायर होना चाहता है उस पार्टनरशिप से, तो क्या कर सकता है, वो नोटिस जो है वो जारी कर सकता है और सभी को जो है रिटर्न में नोटिस लिख के देगा कि मुझे रिटायरमेंट लेनी है, नोटिफाई करेगा, उसके बाद ही वो रिटायरमेंट ले सकता है। नेक्स्ट है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब अगर कोई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, या फिर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है बाय लॉ, कोई इसने क्राइम कर दिया या कोई ऐसा काम कर दिया, इलीगल काम कर दिया, जिसकी वजह से लॉ जो है वो उसको मना कर सकती है कि अब आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, तो आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर हो तो भी आप उसका पार्टनर अब नहीं रह सकते। तो अगर गवर्नमेंट या बाय लॉ जो है कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो तब भी जो है हम उस पार्टनर को क्या कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मोड्स है रिटायरमेंट के। कौन कौन से? बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, देन बाय नोटिस एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। डायरेक्टली एमसीक्यू जो है यहाँ से बन के आ जाता है कि मोड्स ऑफ रिटायरमेंट बताओ इनमें से कौन कौन से हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट।
अब जैसे हमने पार्टनरशिप फर्म के एडमिशन के टाइम पे एडजस्टमेंट देखी थी कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम, गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं हम, देन आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की एडजस्टमेंट करते हैं, कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। इसी तरीके से जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब भी हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है पार्टनरशिप फर्म में। जो देखते हैं कौन कौन सी जो है वो एडजस्टमेंट होती हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे अगेन सेम हम जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं एंड लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स और लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज हुआ है जब रिटायर हो रहा है पार्टनर, और कितनी लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड अमंग ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायर पार्टनर। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आ रहा है, अब देखो अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट आ रहा है, तो उस प्रॉफिट को हम सारे ही पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका प्रॉफिट या लॉस आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट से, क्या उसको रिटायरिंग पार्टनर के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या नहीं करते? तो हम करते हैं किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर? चल नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है? तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुडविल की ट्रीटमेंट देखी थी एडमिशन के टाइम पे, कैश में जब लेकर आ रहा है या प्राइवेटली पे कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, द रिटायरिंग पार्टनर इज कंपेंसेटेड फॉर हिज शेयर्ड एट गुडविल एंड गुडविल इज एडजस्टेड बाय डेबिटिंग द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड क्रेडिटिंग द रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट। मतलब जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम क्रेडिट करेंगे। और किस रेशियो में हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है कि गुडविल की ट्रीटमेंट में हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब जो भी आपका कोई प्रॉफिट बच रहा है, कोई लॉस है ऐसा, ठीक है, जिसको अभी आप तक ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता, उसका क्या करेंगे हम? तो रिजर्व, सरप्लसेस एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म लाइक जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस आर क्रेडिटेड टू द रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट। तो जो रिटायर हो रहा है पार्टनर का, ठीक है, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस। And any losses are shared among all the partners in their old profit sharing ratio। देखो अगर तो कोई प्रॉफिट है या तो कोई रिजर्व है, उसको तो हम क्या करेंगे? आपके रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अगर कोई लॉस हो रहा है तो हम उसको सारे ही पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सारे का मतलब क्या है? रिटायरिंग पार्टनर का भी जो है उसको भी हम क्या करेंगे? लॉस तो वो भी बियर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है, जो रिटायर हो रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? सेटल करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर जो है उसको क्या क्या मिलेगा? कैपिटल बैलेंस, शेयर ऑफ रिजर्व, देन जो भी रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया है वो, ठीक है, या लॉस आया तो वो बियर करेगा, एंड गुडविल। तो ये आपकी 3 से 4 चीजें हैं जो रिटायरिंग पार्टनर को मिलती हैं जब वो रिटायर होगा। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस जो भी उसका बचा हुआ है, देन शेयर ऑफ रिजर्व, रिजर्व में से जो भी शेयर उसका बनता है, इसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो भी हमारे अगर एसेट्स इंक्रीज हुए हैं उससे जो प्रॉफिट आया है उसको भी हम उसको देंगे, या लॉस आया तो वो बियर करेगा, एंड जो गुडविल है वो। ठीक है। देन पेमेंट में बी मेड लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट। और जो हम उसको पेमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को, या तो वो लमसम पेमेंट, लमसम मतलब इकट्ठा, फॉर एग्जांपल इसका ये सारा जो है अमाउंट बन रहा है 5 लाख का, तो या तो हम उसको 5 लाख का 5 लाख एक ही साथ दे सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, 1 लाख करके या फिर हाफ करके, और उसके साथ हम उसको क्या दे देंगे? इंटरेस्ट दे देंगे। क्लियर? तो अगर तो आप इकट्ठा दे रहे हो तो इंटरेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो रिटायरिंग पार्टनर को तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम जो है वो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? सेटल कर देंगे।
क्लियर? तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, सारे पॉइंट जो है वो याद रखने हैं, छोटे से छोटे पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटीज। अब हमने शेयर की बात कर दी, रिजर्व की बात कर दी, प्रॉफिट्स की बात कर दी। अब ज्वाइंटली जो सारे पार्टनर्स हैं वो लायबिलिटी को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, जो भी लायबिलिटी, जो भी डेट है, जो भी ऑब्लिगेशंस है उनकी, उसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो देखो जो रिटायरिंग पार्टनर जो है उसको हम डिस्चार्ज कर देंगे फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। अब हमने उसके अकाउंट को सेटल कर दिया है, अब जो भी उसके बाद लायबिलिटी बचेगी रिटायरिंग पार्टनर जो है उसके लिए लायबल नहीं होगा, उसको हम डिस्चार्ज कर देंगे कि अब जो है आप जा सकते हो, आप अब जो भी लायबिलिटी है वो जो बचे हुए हैं पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो बचे हुए हैं ओल्ड पार्टनर, उनको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है पब्लिक नोटिस मस्ट बी गिवन टू प्रिवेंट फर्दर लायबिलिटीज अंडर द फर्म्स नेम। तो ये अगर आप कर रहे हो, ये वाला आप स्टेप ले रहे हो जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो लायबिलिटीज को बियर करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर को आप डिस्चार्ज कर रहे हो उस लायबिलिटी से, उसके लिए आपको एक पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आगे अगर कुछ भी बात आए या कुछ भी अगर कोई लड़ाई करे, आके डिस्प्यूट हो जाए कि ये इसने क्यों नहीं लायबिलिटी को जो है बियर किया रिटायरिंग पार्टनर ने, तो आप जो है वो दिखा सको ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो फर्म के नेम से जो है एक पब्लिक नोटिस आपको जारी करना पड़ेगा दैट वी आर डिस्चार्जिंग द रिटायरिंग पार्टनर फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज इन द फर्म। क्लियर? चलो नेक्स्ट है गेनिंग रेशियो। अब ये थी आपकी सारी एडजस्टमेंट, यहाँ पे ये खत्म हो गया, एडजस्टमेंट वाला पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स की, लायबिलिटीज की। इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट हमने देख लिया। इसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हमने एडजस्टमेंट देख ली। देन रिटायरिंग पार्टनर का किस तरीके से सेटल होगा अकाउंट, ये देख लिया। इसके बाद ज्वाइंट लायबिलिटीज की क्या एडजस्टमेंट होगी, हमने ये पढ़ लिया। तो ये आपकी एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई रिटायरमेंट की, जब भी कोई रिटायर हो रहा है पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में। अब हम गेनिंग रेशियो देखते हैं, गेनिंग रेशियो जो है वो क्या है और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं दे विल एडजस्ट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ऑब्जर्विंग द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। तो जो आपके बाकी पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग बचे हैं, वो अब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से करेंगे, जो भी रिटायर हो गया पार्टनर उसका भी शेयर जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे अगर ये 3:2:1:1 या फिर 4 कर देते हैं, अगर ये 4 पार्टनर्स थे और इस तरीके से डिवाइड कर रहे थे प्रॉफिट, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर ये वाला पार्टनर चला गया, ये वाला पार्टनर रिटायर हो गया, तो अब इनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वाला भी शेयर इनके पास आ जाएगा, तो अब ये जो है रेशियो बदल जाएगा, ठीक है। देन द फॉर्मूला फॉर गेनिंग रेशियो, अब गेनिंग रेशियो जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मैंने आपको इजी तरीका बताया था याद करने का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, सन से याद रखना है सैक्रिफाइसिंग का, और इसका ऑपोजिट जो है वो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। तो हम गेनिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हमने जो है गेनिंग रेशियो के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब देखो अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बना दी गई है आपके लिए कि कौन कौन से अमाउंट जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को जो है वो हम पे करते हैं, या जो ड्यू होता है जो हमने उसको पे करना होता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो अमाउंट गिवन है। सबसे पहले देखो कैपिटल ऑन द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। तो जो आपकी बैलेंस शीट बनाई है दैट इज ऑन 31 मार्च, उस दिन जो भी कैपिटल है रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो हम उसको दे देंगे। देन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, ठीक है, अगर कोई लोन दिया है उसका हम लोन वापस करेंगे। इंटरेस्ट या सैलरी इफ एनी पेबल टू हिम, अगर कोई इंटरेस्ट या फिर कोई सैलरी किसी भी तरीके से पेंडिंग है, इंटरेस्ट मतलब अगर उसने कोई लोन दिया था उस पर इंटरेस्ट पेंडिंग है, या फिर तो उसकी सैलरी पेंडिंग है, तो हम वो दे देंगे उसको। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो जितना भी उसका शेयर प्रॉफिट में से या लॉस में से बनता है वो हम उसको पे कर देंगे, ठीक है। देन शेयर इन द गेन इन रीवैल्यूएशन, सॉरी ऑन रीवैल्यूएशन, ये हमने पढ़ लिया, जो भी रीवैल्यूएशन से हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है उसको भी हम उसका शेयर दे देंगे उसमें से। इसके बाद शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, फिर गुडविल वाला जो हमने एडजस्टमेंट पढ़ा, गुडविल में जितना भी शेयर बनता है रिटायरिंग पार्टनर का वो हम उसको पे करेंगे।
देन शेयर इन द जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। और जो भी आपका शेयर जनरल रिजर्व में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर आपके जो भी बैलेंस शीट में अपेयर कर रहा है, ठीक है, पड़ा हुआ है एक्यूमुलेटेड रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको पे करेंगे। तो ये आपके टोटल क्या है, अमाउंट है, टोटल जो है ट्रीटमेंट है रिटायरिंग पार्टनर की, जो हम उसको पे करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ से आपको एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका टॉपिक अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर। चलो अब कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज रिटायरमेंट की, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल भी आने वाले हैं, स्पेशली फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स। तो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको एंट्रीज भी याद करनी है, उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल भी आएंगे, एमसीक्यूज भी आएंगे। तो कौन कौन से जर्नल एंट्रीज जो है वो हमें करनी होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एंट्री है एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में देखा था, रीवैल्यूएशन जब हम अकाउंट बना रहे थे, तो उसमें इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एसेट्स, या फिर इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन लायबिलिटी को हम वहां पे लिख रहे थे। तो यहाँ पे अगर तो कोई भी एसेट इंक्रीज हो रहा है या फिर अगर कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्या एंट्री आएगी, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर जो भी लायबिलिटी होगी उसको डेबिट करोगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। सिंपल याद रख लो, इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड से एंट्री होगी, ठीक है। इसका मतलब बाय साइड पे आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। नेक्स्ट है इफ एसेट्स डिक्रीज और लायबिलिटीज इंक्रीज, उल्टा, अब एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इस केस में आपका जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड पे जो है, मतलब टू वाली साइड पे आप उस चीज को लिखोगे, लायबिलिटी को या जो भी एसेट है। क्लियर? तो ये आपका इजी तरीका याद करने का। तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए आएगा एंड एंट्रीज भी आएंगी। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, हमने गुडविल वाला ट्रीटमेंट देखा। अब इसकी एंट्री क्या आएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो कि गेन कर रहे हैं क्योंकि इसका शेयर भी उनको मिल रहा है, तो उनके अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो भी रिटायर हो रहा पार्टनर उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग पार्टनर से गेनिंग रेशियो याद रखना है, इसलिए हमने गेनिंग रेशियो वाला यहाँ पे जो है वो पॉइंट पढ़ा। तो यहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो हम पार्टनर रिटायर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को सेटल डाउन कर रहे थे, जिसमें हमने कंडीशंस पढ़ी थी कैसे कैसे हमने सेटल करना है, क्या क्या उसे पे करना है, उसकी क्या जनरल एंट्री होगी। तो देखो, अगर तो हम उसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम रिटायर पार्टनर को कैश में पेमेंट कर रहे हैं, उसकी सेटलमेंट अमाउंट जो है वो कैश में पे कर रहे हैं, तो क्या होगा जनरल एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हमारे तरफ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, या हम बैंक के थ्रू उसको पैसे दे रहे हैं, इसलिए कैश या फिर बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और रिसीव कौन कर रहा है, आपका रिटायरिंग पार्टनर। तो आपको अगर अकाउंटिंग रूल याद हो कि हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं रिसीवर को, है ना, और कैश या बैंक अकाउंट जो है वो आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारा कैश जा रहा है तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री भी याद कर सकते हो, या फिर आप इसको लर्न कर लो। तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश या बैंक को क्रेडिट करेंगे। इफ पेड इन इंस्टॉलमेंट, तो हमने बात करी थी कि रिटायरिंग पार्टनर को हम इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं विद इंटरेस्ट। जरूरी नहीं है कि हम लमसम में ही पे करेंगे या पूरा का पूरा कैश जो है वो एक ही बारी में दे देंगे। तो यहाँ पे अगर इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
क्लियर? क्या एंट्री होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो ये थे आपके सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड आपकी जर्नल एंट्री। तो ये 2 जर्नल एंट्री जो हैं वो याद रखनी है। क्लियर? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम जर्नल एंट्रीज हमारी। इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है, ये याद रखना, दोनों कंडीशन शॉर्ट में आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट का क्या जर्नल एंट्री होगी, एंड सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी क्या जर्नल एंट्रीज होगी, ये याद रखना है आपने। क्लियर? तो हमारा जो है आज का जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाला टॉपिक था, जो भी आपका बिल्कुल बेसिक है इस चैप्टर का, वो कंप्लीट होता है। क्लियर? तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो आपने पहले ये सारा बेसिक जो है उसको याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर का ये बिल्कुल आपका एक कह सकते हो नींव है। अगर आपने इसको याद कर लिया, ये सारी कंडीशंस याद कर ली, जिस तरह भी मैंने आपको बताया है कौन सी एंट्रीज होंगी, ठीक है, कौन से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, किस रेशियो में हमने जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है कोई भी चीज़, और जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसको कौन कौन सी चीज़ें जो है हमने सेटलमेंट करनी है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमें देनी है, वो सारा आपने याद रखना है। उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे अच्छे से जा पाओगे और कर पाओगे उनको। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो पक्का आएंगे, स्पेशली फॉर सीयूटी स्टूडेंट्स। तो आपने इस कंसेप्ट को लर्न कर लेना है, नोट राइट डाउन कर लेना है सारे ही पॉइंट्स को। तो आप अगर न्यू है इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, सारे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल। तो यहाँ पे आप अपने बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, प्लस सीयूटी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी तैयारी आपके साथ साथ ही करवाई जाती है, जिससे आपको एमसीक्यूज का आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रहे हैं, यहाँ पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी पढ़ाया जाता है, प्लस आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराया जाता है, ताकि आपके बोर्ड स्टूडेंट्स एज वेल एज सीयूटी स्टूडेंट जो है वो दोनों ही कवर हो जाएं। क्लियर? तो आप जो है इस सेशन को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके कॉमर्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से आप अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहते हैं तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट गिवन है इस चैनल पे, वहाँ पे जाके आप बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट भी सारे चैप्टर्स का देख सकते हो, वो पूरी आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी विद एमसीक्यूज। तो टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।